Jai Hind friends, let's start. With reference to cabinet mission, which of the following statement are correct? तो कैबिनेट स्टेटमेंट कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी 1946 में। ठीक है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे? तो इसमें थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद लॉर्ड बेनेडिक्ट लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया था? इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, it enlarged the power of Indian court, it provide for more Indians in ICS, Indian Civil Services। तो देखो, थर्ड को तो हटा दो, बी और सी गए, बचे ए एंड नन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी गलत है। ठीक है। अभी और क्या क्या कैबिनेट मिशन में हुआ था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट मिशन में 3 सब्जेक्ट्स टू यूनियन डिसाइड किए थे, और वो 3 सब्जेक्ट कौन से थे? एक था डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है। फिर इन्होंने बताया था कि मेथड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। फिर हाउ टू मेक इंटरिम गवर्नमेंट। फिर व्हेन एंड हाउ टू डिसाइड इंडिपेंडेंस। यूनियन कैसा काम करेगा एंड यूनियन के फाइनेंस किस तरह से काम करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कैबिनेट कमीशन में। फिर एक और था, इन्होंने कहा था कि सेंटर में पावर, मतलब सेंटर वीक रहेगा और प्रोविंशियल एटोनॉमी रहेगी। ठीक है। प्रोविंशियल एटोनॉमी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वैरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अरिड? इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, एरिया के नाम दिए थे उन्होंने और कहा था कि यहाँ पे सुंदरबन फॉरेस्ट है या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया कौन कौन सा है। ओके। तो इसी थीम पर एक क्वेश्चन बना है। तो इसका सही आंसर नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके। और नामदफा नेशनल पार्क एक बायोडाइवर्सिटी हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है। अभी वर्ल्ड में 32 हॉटस्पॉट है और इंडिया में 4 है उसमें से। ठीक है। अब ये कौन से 4 है वो आगे क्वेश्चन है, हम तब डिस्कस करेंगे। नामदफा नेशनल पार्क में हमें मोंटेने फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट, के बाद अल्पाइन मियाडोज एंड पेरिनियल स्नो देखने को मिलते हैं। अभी बाकी के ऑप्शन देखते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। ओके। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नामदफा नेशनल पार्क, सॉरी, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये मिक्स्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है। मिक्स कैटेगरी में आती है। उसके बाद नेवरा वैली नेशनल पार्क। तो नेवरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पर फेमस रेड पांडा पाया जाता है। रेड पांडा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो इंडिया और भूटान में पाया जाता है। ठीक है, रेड पांडा। वे नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, मैंने कहा था कि इंटरनेशनल मतलब क्या होगा? वो एनजीओ होगा। ठीक है। अभी देखते हैं एनजीओ इसमें से कौन कौन से हैं। पहले तो देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल इस्टेब्लिश हुई थी 1961, हेडक्वार्टर है यूके में। एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर एजेंसी यूनाइटेड नेशन की है तो एनजीओ तो आएगा नहीं, ये तो गलत है। अ नॉन गवर्नमेंटल वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ टाइप होगा फिर।
टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, नहीं दोस्तों यहाँ पे गलत है, ठीक है। देखो, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वो उतने ज्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है, ये तो गलत है। एंड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर टू मेडिकल इमरजेंसी इन वॉर रेव्ड एरिया, अरे ये तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, विदाउट बॉर्डर। तो इसका सही आंसर है अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लियर, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो समझ लो, इस तरह के क्वेश्चन कभी सॉल्व मत करना, ठीक है, क्योंकि क्या बताया उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अर्लीस्ट, ओके, इतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अभी इसको तभी भी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ताकि देखो, लिंगराजा टेम्पल किसने बनाया था? लिंगराजा टेम्पल एक शिव जी का टेम्पल है, ठीक है। कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर है यहाँ पर। और जो किंग ययाति वन, जो कि सोमवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 11th सेंचुरी में ये बनाया था। उसके बाद रॉक कट एलिफेंट एट धौली, तो ये रॉक कट एलिफेंट कलिंगा उड़ीसा में है, ठीक है। और अशोका ने बनवाए थे ये, कब बनवाए थे? 272 एडी एसी में, ओके सॉरी बीसी में। रॉक कट मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, तो रॉक कट ये बनवाए थे 700 एडी में पल्लवास ने। और वराह इमेज ऑफ उदयगिरी, ओके, वराह अवतार, जो विष्णु का वराह अवतार है, उन्होंने मदर अर्थ को उठाया था, वो सिंगो, वो वाली इमेज, तो वो इमेज गुप्ता डायनेस्टी ने 500 एडी में बनवाई थी, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी वैष्णविज्म एंड जैनिज्म को पेट्रोनाइज देते थे। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है फिलहाल, तो ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। पहले समझते हैं कि फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या है। देखो, फ्यूडल सिस्टम मोटा मोटी कहा जाए तो ना, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वेरी वीक प्रोविजनल लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो ये तो गलत है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या बोला? पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और ऑप्शन वन क्या बता रहा है कि सेंटर तो स्ट्रांग होगा, बट जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन वीक होगा, ये यहाँ पे होता है। तो एक को हटाते हैं तो ये गया, मतलब दो तीन और तीन, मतलब थर्ड तो सही है, ओके। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, ओके, ये तो सही स्टेटमेंट है। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, ठीक है। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पोजेशन ऑफ लैंड, लैंड जिसके पास जितनी लैंड कंट्रोल है ना, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो पावर शेयरिंग बता रहे हैं, मतलब दो और तीन दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएट बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय, एक्चुअली तो ये मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक, मैनेज करता है, ओके। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? तो ये देखो, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपाइंस, और ये स्टेब्लिश हुई थी 1966 में। आईएम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में स्टेब्लिश हुई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर है केनिया, नायरोबी केनिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, ओके। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंडिया इन तीनों में से किन का मेंबर है? तो देखते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर, सिंगापुर। और 21 मेंबर्स है, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं, ओके। ये गया, ये गया। इंडिया इज
अभी देखते हैं थर्ड या फिर कौन सा है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान में 10 मेंबर्स हैं। 1967 में जो बैंकॉक डिक्लोरेशन हुआ था ना, ओके, तब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ओके, इस पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया था और हमने तभी डिस्कस किया था। ओके, बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसके 10 मेंबर कौन है वो भी डिस्कस किए थे। बट इंडिया इसका मेंबर है क्या? तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। अभी देखते थर्ड है क्या, ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में और इंडिया इसका मेंबर है। इसमें 10 ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, ओके, आसियान, उसके 10 आसियान मेंबर प्लस अदर 8 मेंबर्स है। मतलब टोटल 18 मेंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको और अच्छी तरह से समझना है ना तो क्या करो, इसको मैपिंग के थ्रू एक बार चेक करो तो ज्यादा आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं 21 कंट्रीज के नाम बताऊंगा या तो फिर 10 के ये, तो इससे ज्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द इंपोर्ट ऑफ, स्टील के लिए क्या इंपोर्ट करते हैं अपन? साल्ट पीटर। साल्ट पीटर तो मेरे ख्याल से यूज होता है फायरवर्क में और फर्टिलाइजर में। ओके, साल्ट पीटर को एक और नाम है जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो फायर और फर्टिलाइजर में यूज हो रहा है। रॉक फॉस्फेट ये भी नहीं यूज होता। और ऑप्शन बचा थर्ड, कुक कुकिंग कोल, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये अपन इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बता, अभी थोड़ा इस पे थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। जो आर्टिकल थ्री, सॉरी आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 है, तो वहां पे फिफ्थ शेड्यूल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होता है ना, SC एंड ST कैटेगरी का, एनी स्टेट, ठीक है, एनी स्टेट, आगे सुनो, एक्सेप्ट ATM विदाउट मनी। मैंने कहा था ATM विदाउट मनी, मतलब कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं आएगा इसलिए तो बोला था ATM विदाउट मनी। आसाम, मणिपुर, मेघालय, आसाम मणि सॉरी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं आने वाला। ओके, और आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 में जो शेड्यूल 6 है उसमें क्या है? ये जो ATM विदाउट मनी वाले स्टेट है वो आसाम, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, बट मणिपुर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज को याद रखना, इस पर और क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट दैट इज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। देखो, इसके पहले हमने डिस्कस किया था 2013 के क्वेश्चन पेपर में कि यूनियन बजट हो या फिर इकोनॉमिकल सर्वे हो, ये कौन बनाता है? कौन बनाता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है। ठीक है, तो एक तो गलत है, तो ये गया, दो, तीन और दो, मतलब सेकंड तो हर हालत में सही है। नो अमाउंट कैन बी withdraw from the consolidated fund of India, article 266 of India without the authorization from Parliament of India, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, all the disturbance made from the public account also need the authorization from the Parliament of India, तो ये गलत है। एक्चुअली इनको परमिशन की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, नो नीड ऑफ परमिशन। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट किस आर्टिकल में आता है? तो ये भी आर्टिकल 266 आता है। ओके, और जो और क्या बचा है इसमें कुछ? हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? देखो, प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? प्रिजर्वर। ठीक है, फिर प्रोटेक्टर,
डिफेंडर। ठीक है, अब ये तो पता है बी और सी तो हो गए नहीं, ओके, कंफ्यूजन होगा तो ए और डी में। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर रहती है? जुडिशियल रिव्यू की पावर रहती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग रहती है, इसलिए ये कौन है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसी जगह पे प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर और डिफेंडर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द एक्सेलरेटेड इरिगेशनल बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 1960s 1966 1996 97 to provide loan assistance to poor farmer. The command area developed program was launched in 1974-75 for the development of water use efficiency. तो इसका सेकंड सही है, और ये जो फर्स्ट है ना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च तो हुआ था 1996-97 में, ओके, टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस फॉर, ये टू पुअर, पुअर फार्मर नहीं है, तो वहां पे है फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इनके लिए प्रोवाइड किया था लोन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, पहले थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के बारे में देखते हैं। तो ये जो कमेटी है ना, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और ये अप्रूव करती है जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो भी रहता है ना उससे। ठीक है, और जेनेटिक क्रॉप्स क्या क्या रहते हैं? जेनेटिक, जेनेटिक जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और इंडिया में जो बीटी कॉटन है ना, ये ओनली नॉन फूड, याद रखो नॉन फूड बता रहा हूं मैं, नॉन फूड जीएम क्रॉप है जो कि कल्टीवेट होता है इंडिया में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, नेक्स्ट, इन द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्टिसिपेट। ओके, ठीक है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में अभी पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं, तो देखो, इसमें इंडिया और 5 आसियान कंट्रीज है। ओके, आसियान, ASEAN। अभी हमने देखा था आसियान में 10 मेंबर है, उसमें से आसियान के 5 मेंबर प्लस इंडिया, इन 6 कंट्रियों, 6 कंट्री को मिला के मेकॉन गंगा कॉपरेशन बनता है। ठीक है, अभी ये कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं? तो इसमें है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। मतलब बांग्लादेश और चाइना नहीं है, तो आंसर 1 एंड 3 होगा। ठीक है, बट इसमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन लेंगे। ये स्टार्ट हुआ था 2000 में। ठीक है, इसका, देखो कोई भी कॉपरेशन बनता है ना, तो कुछ उनका मोटिव होता है, एम होता है, तो इनका मोटिव है टूरिज्म, कल्चर, फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एजुकेशन में क्या करना है? कोऑपरेशन करना है, इनहांस करना है कोऑपरेशन को। ठीक है, अभी थोड़ा स्टैटिक पार्ट पे देख लेते हैं। देखो ये मेकोंग, अब हमें तो पता है गंगा तो इंडियन वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। मेकोंग, मेकोंग रिवर जो है ना, ये मेकोंग रिवर रिवराइन बॉर्डर बनाती है लाओस और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, एक तरह से लाओस, एक थाईलैंड, यहाँ पे रिवराइन बॉर्डर बना दिया है इन लोगों ने। ठीक है, थाईलैंड वाले, और लाओस जो है ना, तो लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये काम में आएगा, कभी इलिमिनेशन करने के लिए भी काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसल, बेसल थर्ड अकॉर्ड और सिंपल बेसल 3
ऑफन सी इन न्यूज। देखो बेसल 3 अकॉर्ड के बारे में पूछ रहे हैं हमें ये। तो बेसल 3 ये बैंक से रिलेटेड है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बट अभी अभी ये जो तीन ऑप्शन है ना, तो नेक्स्ट टाइम इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। डेवलप नेशनल strategy for the conservation and of bio sustainable use of biological diversity। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कौन हो गए? कार्टेजेना एंड नागोया प्रोटोकॉल। रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बट प्लेसेस अ हेवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। ये डिस्कस किया था हमने, ये कौन है? क्योटो प्रोटोकॉल। इस पर बकायदा पूरा क्वेश्चन बना था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अभी देखो, इसमें सिर्फ ये पढ़ा मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन से रिलेटेड है मतलब क्या? 1989 में जो इन्फोर्स हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। द विंड विच ब्लो बिटवीन 13 नॉर्थ 13 साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर नोन एज वेस्टर्लीज। द moist air passes that causes winter rain in northwest region of India are part of westerlies। तो कौन सा स्टेटमेंट कर सही है? ठीक है, तो देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि ये जो विंटर रेन होता है ना नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में, ये इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ओके, क्योंकि ये क्यों होता क्यों है? ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? ये मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होते हैं। ओके, और मेडिटेरियन सी किस लिए फेमस है? विंटर रेनफॉल के लिए फेमस है। ठीक है, कनेक्शन लगा। अभी देखो यहाँ पे ट्रैप किस तरह से सेट किया है, ये 30 नॉर्थ 60 साउथ, तो एक्चुअली ये यहाँ पर गलत है। देखो 30 नॉर्थ 60 नॉर्थ, या फिर 30 साउथ 60 साउथ। अगर ये हुआ रहता ना लैटिट्यूड, तो वेस्टर्लीज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, with reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, consider the following statement. It was established very recently, respond to incidents of piracy and accidents of oil spill. It is an alliance meant for maritime security only। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या कहा था, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने उनके एम गोल जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही अलायंस फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये तो गलत होगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये सही है क्या। इन्होंने क्या है, वेरी रिसेंटली। वेरी रिसेंटली मतलब क्या? अभी ये तो क्वेश्चन पेपर है 2015 का, मतलब 2014 या फिर 2013 में कुछ हुआ था क्या ऐसा? हुआ तो नहीं था, ये तो हुआ था 1997 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, अभी ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसमें है 23 मेंबर्स, तो इंडिया इसका मेंबर है क्या? है, इंडिया इज द मेंबर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर ईवी ने, जो कि मॉरिशियस में है। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन नहीं है? नॉट मेंबर। ठीक है, नॉट मेंबर, तो चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। इसके मेंबर कौन कौन है? इंडिया तो मेंबर है, बट याद देखो 23rd मेंबर है। ठीक है, पूरे 23 के 23 हमें याद नहीं रखना, हमें याद क्या रखना है? चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इबिने। ओके, इबिने मॉरिशियस में, मतलब मॉरिशियस भी इसका मेंबर होगा। और देखो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर है। और इनके एम क्या है? डिजास्टर, साइंस, फिशरी, इससे रिलेटेड है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अभी ये 70 वाला भी क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। टाइड ऑकर्स इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। करेक्ट कौन सा है? मैंने कहा था ज्योग्राफी के कभी जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ग्रेविटी फोर्स ऑफ सन, मून, ये तो सही है। ओके, 1 and 3, 1 and 2 तो सही है। ओके, अभी कई लोगों को कंफ्यूज होगा कि सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, सेंट्रीपिटल होगा, कंफ्यूजन होता है एग्जाम प्रेशर में। तो एग्जामिनर ने कभी 1 और 3 या फिर 2 और 3 इस तरह से कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन है आंसर नंबर 1, 2, 3
तीनों भी स्टेटमेंट सही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुश करता है ऑब्जेक्ट को आउटसाइड, ठीक है, इस साइड से, इस तरह से। ओके, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स टाइड के, टाइड मतलब पीरियोडिक, पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी लेवल, ठीक है। एक होता है स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड यहाँ पे अपने सन, यहाँ पे मून, और ये अर्थ इस पोजीशन में। अभी ये मून और अर्थ यहाँ पे, तो ये फुल मून भी इसी सिचुएशन में तो आएगा ना, ठीक है। और ये है निप टाइड, निप टाइड मतलब क्या है, ये अपनी अर्थ, यहाँ पे मून, और यहाँ पे सन, राइट एंगल का डिग्री, ओके। तो इस तरह से जब आता है तब निप टाइड आती है। निप टाइड मंथ में दो बार आती है, ओके, 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। Which one of the following movement has contributed to split in the Indian National Congress result in the emergence of moderate and extremist? तो इसे एक्चुअली सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, जो 1907 में हुआ था। तो ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुई थी, उसके बाद ये हुआ था, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी बाकी के देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 2011 में क्वेश्चन आया था, गांधी जी ने ये लॉन्च किया था, बट हु इज द लीडर ऑफ, लीड किसने किया था क्विट इंडिया मूवमेंट? तो एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट जो लीड किया था ना, वो आईएनसी के जो भी यंग लीडर्स थे ना, उन्होंने किया था, क्योंकि जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे ना, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे, तो इन लोगों को ब्रिटिशर ने क्या किया था, जेल में डाल दिया था, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? जस्ट स्वदेशी मूवमेंट 1905, क्विट इंडिया मूवमेंट 1940, 19 से, ओके, 42 में हुआ था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ है? 1920, 21। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब हुआ था? 1922, ओके। नॉन कॉपरेशन, सॉरी, 1930। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन, अभी देखो, ये जो रबर ट्रीज है ना, तो रबर, इंडियन रबर ट्रीज से ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है। उसे लाइव लिविंग रूट ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये मेघालय में देख मिलते हैं, ठीक है। आप ना नेट पे जस्ट सर्च करो, काफी सुंदर ये लिविंग ब्रिज होते हैं, ठीक है, पूरे नेचुरली मेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग आईआरएस सैटेलाइट यूज? इंडियन रिमोट सेंसिंग ये गैदर करता है लैंड डेटा, ठीक है। अभी देखते हैं करेक्ट कौन कौन सा है। देखो, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन ये लैंड है, उसके ऊपर ये क्रॉप आए, उसको असेस करता है। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मतलब ये लैंड, इसके नीचे वाला ग्राउंड वाटर। मिनरल एक्सप्लोरेशन मतलब ये मिनरल्स भी किधर रहते हैं? लैंड के अंदर रहते हैं ना, मतलब 2 और 3 तो साथ रहेगा। 2 और 3 कहाँ पे साथ है? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इतने सारे स्टेटमेंट आए कि 5, 5, 6, 7, तो कभी भी ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ओके। इसके दो टाइप्स याद रखना, या फिर एग्जांपल याद रखना, कार्टोसैट एंड दूसरा है रेसोस, रेसोरसैट, ठीक है, रेसोरसैट। और कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है? ये वेटलैंड, फिर डैम मैपिंग के लिए यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. Consider the following state. In which of the state tropical wet evergreen forest occur? तो ये अरुणाचल प्रदेश में तो आता है, मिजोरम में भी आता है, ठीक है। 1 और 3 इज आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश में आता नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है, बट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है, 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और कहाँ कहाँ पे? तो ये वेस्ट घाट, अंडमान निकोबार, ओके, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट में हमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ फेमस मतलब इंपॉर्टेंट ट्रीज है, याद रखना। एक है
रोज वुड, फिर एनी, महोबनी एंड इबोनी। ठीक है। अभी 74, विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। मैंने फैसिलिटी मतलब फंडिंग से रिलेटेड रहता है, मैं बताया था मैंने आपको। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, अभी देखते हैं। इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल। ठीक है, पार्टनरशिप हो सकता है, बराबर है, गवर्नमेंट है, बिजनेसमैन आते हैं, सिविल सोसाइटीज रहते हैं। ये तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज, individual scientists and institutional involved in the scientific forestry research to develop eco-friendly climate adaptation technology for sustainable forest management। अभी देखो दोस्तों, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, सपोज ये PYQ वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अगर इसको फंडिंग प्रोवाइड करना है, ओके, मनी प्रोवाइड करना है, तो वो कंट्री को प्रोवाइड करेगी। कंट्री फिर जो भी यूनिवर्सिटी है, इंडिविजुअल साइंटिस्ट है, इन लोगों को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये PYQ नाम की कंपनी डायरेक्टली ये इंडिविजुअल या यूनिवर्सिटी को पैसे कभी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये लॉजिक याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री के सोवरेनिटी का क्वेश्चन आता है। ओके, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कुछ भी हो, वो कंट्री के सोवरेनिटी को हर्ट नहीं कर सकता। अभी ये हर्ट कैसे करता है, अभी देखो, अगर ये PYQ नाम की जो एजेंसी है, मैंने अपन हमने समझने के लिए जो क्रिएट की थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोज एक यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड कर दी, तो ये इनके इन्फ्लुएंस में आएगा ना, PYQ के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो ये देश के लिए वफादार, मतलब उसकी तो जो ये मतलब क्रेडिबिलिटी रहती है, वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगी ना, क्योंकि उसको फंड PYQ कर रहा है। तो इस तरह से कभी होता नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वन सही है, सेकंड गलत है, ये गया, ये गया। अभी वन एंड वन थ्री, अभी देखते हैं थर्ड सही है कि नहीं। इट असिस्ट, असिस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, असिस्ट कर रहा है मतलब कुछ तो एडवाइस दे रहा है, बाइंडिंग एडवाइस तो नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं, तब भी पढ़ेंगे। द कंट्रीज इन दियर रिडक्शन कमीशन from deforestation and forest degradation effort by providing them with financial and technological assistance। ये क्या कर रहा है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई बाइंडिंग वगैरह कुछ बता नहीं रहे। ओके, तो एक पॉइंट याद रखना, ये जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, ये एडमिनिस्टर करती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, तो पूछ सकते हैं कौन एडमिनिस्टर करता है। 73rd question number, the term end arc consider is in use, end arc, indigenously developed radio defense system, Indian Ocean Service, Indian Ocean Rim, scientific reestablishment set up in Antarctic region, Indian Underwater Organization Observatory to scientific study Arctic region। देखो अभी मैंने ये आंसर कैसे निकाला था, ये ARC और ये ARC, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एग्जामिनर ने दी हुई हिंट है। ठीक है, अभी ना ये इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी आर्कटिक में बनाई हुई थी। ये काम क्या करते हैं, तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं जो यूज होता है मानसून के स्टडी के लिए, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, फिर जो आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन है, उनके वहाँ पे जो सीजनल साइक्लोन आते हैं वहाँ पर। अभी थोड़ा अंटार्कटिक रीजन में भी देखते हैं। अंटार्कटिक रीजन में इंडिया की फर्स्ट दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद मैत्री एंड भारती। ठीक है, वो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे। अभी 75 आज का आखिरी का क्वेश्चन। देखो क्लासिकल लैंग्वेज में फिर से क्वेश्चन आया है, देखो। ठीक है, तो पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2024 में 5 और क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुए थे। 2014 का जो पेपर हमने डिस्कस किया था, तभी भी हमें एक क्वेश्चन मिला था क्लासिकल लैंग्वेज में, क्योंकि वहां पे 2014 में क्या हुआ था, ओडिशा लैंग्वेज को क्या किया था, ऐड किया था। 2014 में भी पूछा, 2015 में भी ये पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो 2025 के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? पहली बनी थी तमिल 2004 में, मैं ईयर के साथ बता रहा हूँ।
उसके बाद संस्कृत, संस्कृत 2005 में। तेलुगु, कन्नड़ा 2008 में। मलयालम 2013 में। उड़ीसा 2014 में। उसके बाद मराठी, बंगाली, आसमीज, पाली एंड प्राकृत, ये पांच 2024 में ऐड हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखना, और ये 8 शेड्यूल में आते हैं। बाकी के 8 शेड्यूल में भी हम 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी आते हैं। ठीक है, और 2024 में भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन बना था। ठीक है, और अभी ये क्लासिकल लैंग्वेज तो है, तो इनके क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं? तो इनके क्राइटेरिया है कि 1500 या से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एंशियंट टेक्स्ट और लिटरेचर है ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी मॉडर्न लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्राइटेरिया क्लासिकल लैंग्वेज के लिए डिसाइड होते हैं। ओके, तो अभी बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।